हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और विश्व समकालीन सेकंड। उसी में हम लोग देख रहे थे भारत में राष्ट्रवाद। तो हमने देखा था कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे पनपा है। तो हमने सबसे पहले रोलेट एक्ट को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने रोलेट एक्ट के साथ हमने खिलाफत आंदोलन को देखा। फिर हमने प्रथम वर्ल्ड वॉर को भी इसमें देखा, फिर असहयोग आंदोलन को हमने देखा, क्लियर है? और इसी में हमने देखा कि गांधी जी ने कैसे चंपारण का सत्याग्रह किया, कैसे आपका बारदोली के सत्याग्रह करे, खेड़ा मील आंदोलन इन्होंने किया, कैसे किसानों को इन्होंने हक दिलाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए। इन सभी को हम लोग इसमें देख चुके थे। शेष पार्ट अभी हम लोग अब शुरू करेंगे लेक्चर, उसमें कंटिन्यू करेंगे। तो किसी बच्चा को डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आपका पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो, ठीक है? तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए ध्यान दीजिए आप। तो हम पहला देख रहे थे प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन और असहयोग को हमने इसमें देख लिया था कि ये क्या-क्या होते हैं, कैसे-कैसे इनकी पृष्ठभूमि बनी हुई है। इन सभी को एक-एक करके हम लोगों ने देख लिया। सत्याग्रह का क्या विचार है, इस विचार को भी हमने पनपा और इस विचार पर हमने सब चीज़ों को गौर भी किया। रोलेट एक्ट में पढ़ा कि कैसा ये कानून था कि इसने किसी भी व्यक्ति को जब चाहे बिना मुकदमे के 2 साल तक आपका गिरफ्तार कर सकती थी। यानी कि राजनीतिक गतिविधि को कुचलने वाला ये कानून था। इसको हमने इसमें देखा और कैसे इसे जनरल डायर को इसकी जो कमान थी, वो आपका सौंपी गई थी। ये हमने आपका पिछले लेक्चर तक इसके अंतर्गत हमने बहुत अच्छे से आपका इसको देख लिया था और इस पर हमने बात भी कर ली थी। अब देखिए, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी के मेले में शिरकत करते हुए जलियांवाला बाग में जमा हुए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, वो हुआ क्यों है? क्या उसकी पृष्ठभूमि है? तो सबसे पहले 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक? उस दिन अमृतसर में बहुत सारे लोग क्या था सालाना जो था, हर वर्ष में जो आपका वैसाखी का मेला होता है, शिरकत करने का मतलब तो लोगों का इकट्ठा होना, पहुँचना। जलियांवाला बाग में क्या मैदान में जमा हुए, काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध कर प्रकट करने में एकत्रित हुए थे। बहुत से लोग क्या कर रहे थे? उनका विरोध कर रहे थे। अब कह रहे हैं कि यह मैदान चारों तरफ से बंद था। अब जहाँ पर ये लोग आपका इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे, यानी कि विरोध कर भी नहीं रहे हैं, बल्कि क्या हो रहे हैं? इकट्ठा हो रहे हैं। और सच्चाई तो ये थी डॉक्टर सफरुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल सिंह मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो पंजाब के उस समय के 2 बहुत बड़े नेता में से एक थे। जब उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया तो ये जो वो आपका लोग इकट्ठे हो रहे थे, ये बड़ा शांतिपूर्ण था कि हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से अपनी जो है हम योजना प्रस्तुत करेंगे, कैसे हम लोग अंग्रेज़ों के सामने इनको रखेंगे। इन सब पर उनका विचार-विमर्श को लेकर ये सारी बातें-वातें आपकी चलनी थी। लेकिन रिज़ल्ट क्या निकला? यह मैदान क्या था? चारों तरफ से बंद था। शहर के बाहर होने के कारण लोग ज जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लग चुका है। और कंडीशन ये थी जब लोग इकट्ठे हुए तो लोगों को पता ही नहीं है कि यह मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ का मतलब आर्मी लॉ है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और जाते ही मैदान से बाहर निकलते ही सारे रास्ते को बंद कर दिया। इसके बाद सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोली चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उन्हें बताया गया कि सत्याग्रही को ज़हन में दहशत और विध्वंस की भावना पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे। क्या मकसद था? जो इतनी बड़ी भीड़ पर जनरल डायर ने क्या किया था? देखिए, गोलीबारी चलाई और लोगों को इतने हाथ में मारा, अंधाधुंध गोली चला दी, सारे रास्ते बंद थे। कारण क्या था? ताकि लोगों में क्या हो जाए, सत्याग्रही में एक दहशत बैठ जाए। कैसी दहशत बैठ जाए? ठीक? ठीक? तो
इस तरीके का वो आपका प्रभाव बना चाहता था। यानी कि कुल मिलाकर वो क्रांतिकारी के मन में एक नैतिक प्रभाव छोड़ना चाहते थे, ताकि लोग इकट्ठा होते हुए भी डरें और इस तरह का कोई भी वो धरना प्रदर्शन ना करें। देखिए, उस समय इस तरीके से जनरल डायर की हुकूमत में सिपाही घसीट कर करने के लिए मजबूर होते थे। इस तरह से लोगों को ये जो था, जनरल डायर के सिपाही लोगों को इस तरह से ले जाते थे घसीट कर। देखिए, जो इमेज है, यहाँ आपको एक व्यक्ति दिखाई देगा, 2 व्यक्ति हैं पुलिस वाले और एक व्यक्ति को घसीट कर ले जा रहे हैं। देख लिया? कह रहे हैं जैसे-जैसे जलियांवाला बाग की आग की खबर फैली, उत्तर भारत में बहुत सारे शहरों में सैकड़ों लोगों पर करने लगा। अब जैसे लोगों को पता लगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया है, तो उत्तर भारत के बहुत सारे शहर ऐसे थे जहाँ लोग कहाँ उतर आए आपका? सड़कों सड़कों पर उतरने लगे। हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस में मोर्चे लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लग गए। सरकार ने इन कार्रवाई को निर्मम तरीके से कुचलने का प्रयास किया। सरकार लोगों को अपमानित और अंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर करना पड़ा। सड़क पर घिस-पिट कर काज चलाने, साहिबों को आपका सलाम करना, आपको लिए मजबूर किया गया कि आप क्या करोगे, जो आपके साहिब हैं, आप उनको सलाम करोगे। सड़कों पर घसीट कर लोगों को लाया जाने लगा, लोगों को कीड़े-मकोड़े कीड़ा आपके को कोड़े मारे गए, क्षमा चाहूँगा, क्या करेंगे? आप कोड़े मारे गए। गाँव वालों, खासकर गुजरांवाला जो आपका पंजाब में है, पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने देखा कि ये मेरा आंदोलन हिंसक हो गया है। गांधी जी क्या करते हैं, अपने आंदोलन को वापस ले लेते। भले ही राष्ट्रीय सत्याग्रह में एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। कह रहे जो आपका रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जो सत्याग्रह चलाया जा रहा था, ये एक बेशक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन इस आंदोलन की अगर आप सीमाएं देखें, तो इसकी कुछ लिमिटेशन थी। ये केवल शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। ठीक? महात्मा गांधी पूरे भारत में और ज़्यादा जनाधार करने वाले के लिए खड़ा नहीं थे। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। ठीक? कोई भी हिंदू मुस्लिम अगर आप एक साथ नहीं लाओगे, तो कोई आप आंदोलन जो है नहीं चला सकते। उन्हें लगता है कि खिलाफत का मुद्दा उठकर दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकता है। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी। इस्लामी विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा अब क्या थे? ओटोमन साम्राज्य को मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया है। हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे, दिखाया भी है। अब कह रहे कि इस समय क्या एक अफवाह फैल गई कि इस्लामिक विश्व आध्यात्मिक नेता को, जो कहाँ का था, ओटोमन साम्राज्य में ही एक पद था जिसको बोलते थे आपका खलीफा। खलीफा कौन होता था? मुस्लिम धर्म के हेड जो नेता थे, जो स्पिरिचुअल लीडर थे, उसी स्पिरिचुअल लीडर को क्या बोलते थे ये लोग? आपका खलीफा बोलते थे। ठीक? अब खलीफा के विरुद्ध एक अफवाह फैल गई कि ओटोमन साम्राज्य पर एक बहुत सख्त संधि थोप दी गई। अब ओटोमन साम्राज्य पर क्या कर दी गई? एक संधि को लाद दिया गया। ठीक? और वो क्या थी संधि? आपको पता लग जाएगा। खलीफा को की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा करने के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। अब होता क्या है कि जब पता लगा कि अब ओटोमन साम्राज्य पर एक संधि थोप दी गई है और जिससे जो बाप खलीफा है, अब उसका पद या उसके अधिकार, उसकी चीज़ें सीमित हो जाएंगी। तो उसी समय क्या हुआ कि मार्च 1919 में बम्बई में एक क्या बनी? खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। ठीक? और इसमें 2 भाइयों के नाम आते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ युवा नेता युवा मुस्लिम नेताओं ने
इस मुद्दे में संयुक्त कार्यवाही को संभालने की तराशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की। कैसे कर ली? महात्मा गांधी के साथ उन्होंने आपकी चर्चा शुरू की थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी किया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन में स्वराज का एक असहयोग आंदोलन शुरू किया गया है। क्या शुरू करा गया है? असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। ठीक, कौन सा आंदोलन चल पड़ा? असहयोग आंदोलन। अब कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन ही क्यों? ऐसा क्या कारण है कि आपने इसके बाद असहयोग आंदोलन ही शुरू करा? कुछ और क्यों नहीं शुरू करा? इस पृष्ठभूमि को भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस पृष्ठभूमि को आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा आप गौर करके इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए और रोलट एक्ट को थोड़ा समझिए। फिर आपको रोलट एक्ट के बाद समझ आएगा कैसे आपका खिलाफत आंदोलन हुआ है। फिर खिलाफत आंदोलन के बाद कैसे आपका असहयोग आंदोलन आपका शुरू हुआ है, उसकी पृष्ठभूमि पर पहुंचेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ डाउट है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में 1919 में महात्मा गांधी ने कहा था, कौन सी बुक है? हिंद स्वराज इनकी बुक है, बड़े बार प्रश्न में पूछा भी जाता है, कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और यह इसी शासन के सहयोगी कारण ही चल पा रहा है। अगर आप भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर में ब्रिटिश सरकार ढह जाएगी और स्वराज स्थापित हो जाए। क्या ये बात कही थी महात्मा गांधी ने, क्या ये सही थी या गलत है? आप इसका मूल्यांकन करें, बताइए, सोचिए, गौर करिए थोड़ा सा। ये जो अंग्रेज भारत में स्थापित हुए हैं, क्या इसमें यहाँ के लोगों की ही देन है? इन लोगों के सहयोग से ही स्थापित हुई है? अगर हुई है तो अगर हम अपना सहयोग वापस ले लें तो सहयोग वापस लेने से क्या होगा? क्या ये लोग आपका ढह जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य जो है, और फिर भारत में स्वराज जो है स्थापित हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। यानी कि ये आंदोलन बनेगा कैसे? तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप तरीके से क्या करेंगे, इस आंदोलन को हम लोग करेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले लोग सरकार को द्वारा दी गई आपका पदवियों को लौटाना चाहिए। यानी कि जितना जो हमें इन लोगों ने सरकार से कुछ दिया है, जैसे कि किसी को शेर, कैसरे हिंद, वॉयसरॉय या और बहुत सारी ऐसी कुछ उपाधि, लॉर्ड्स बोर्ड, इस तरह की कुछ उपाधि अगर किसी को दे रखी है तो सबसे पहले इन उपाधियों को देना होगा। पहले उपाधियों का बड़ा बोलबाला था, केसरे हिंद इस तरह का, तो इनको वापस करना होगा। और सरकारी नौकरियां जैसे आपकी सेना, पुलिस, अदालती, विधान परिषद, स्कूल, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना होगा। अब हमको इनके जो आप जो नौकरी कर रहे हैं सरकारी, वो छोड़नी पड़ेगी। अदालत पर इन पर हम लोग नहीं काम करेंगे। जो उनकी विधायी परिषद है उनको बंद करेंगे, हम उन पर हम लोग काम नहीं जाएंगे। जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, स्कूलों पर, इन पर किसी प्रकार से हम लोग काम नहीं करेंगे। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। अगर मान लो सरकार इसको दबा भी देती है तो अब असहयोग के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा। अभी तो किस चीज क्या चलेगा? असहयोग। अगर ये नहीं माने और इन्होंने आंदोलन को दबाया, फिर क्या शुरू करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1920 में गांधी जी और शौकत अली के आंदोलन के साथ समर्थन में जुटे हुए देश भर में यात्राएं करते हैं। कैसे करते हैं? आपकी यात्राएं करते हैं, ठीक, और आंदोलन आपके शुरू होते हैं। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्ताव को सांकेतित थे। नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। अब कह रहे हैं जो चुनाव हो रहा है बहिष्कार, उसमें ये सारे लोग आपका हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर दिसंबर तक कांग्रेस भी
खींचातान में चल रही थी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थक और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बनी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकार पर मोहर लगा दी। ठीक, जो कार्यक्रम है असहयोग, उस पर मोहर लगा दी, यानी कि दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में कांग्रेस के इस चीज को समर्थन मिल गया कि हम लोग क्या करेंगे, आपका ठीक अपना आंदोलन हम लोग अपना चलाएंगे और उसको हम लोग अपना मंजूरी देते हैं, उसको हम लोग शुरू करें। आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, वहाँ किन लोगों का हिस्से में लिया जाए, विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह असहयोग के विचार की तरह आपके समझा जाए, इन सब पर बात की गई। अब देखिए, उसी का एक पार्ट है, ये देखिए चरखा। इस समय सबसे ज्यादा क्या विरोध किया गया था कि हम लोग अब विदेशी कपड़े का हम लोग बहिष्कार करेंगे। तो विदेशी कपड़े की जगह हम लोग क्या अपनाएंगे, सूत। और हमारे पास मशीन से थी, हम क्या करते थे, चरखा काटते थे। उसी की इमेज को हमको दिखाया गया है। देखिए कितनी बड़ी मात्रा में लोग सूती कपड़े पहने हुए जा रहे हैं। देख लिया आप लोगों ने, देख लिया इतना। अब इसी में है आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। अब आपका आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में कुछ अलग अलग धाराएं होती हैं। धारा का मतलब होता है कुछ विचार से, जैसे कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन एक साथ शुरू हुए थे जनवरी 1920 में। दिसंबर 1920 में परमिशन मिली नागपुर से, ये शुरू हो गए। अरे इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी एक आकांक्षाएं थी। सभी ने समाज को आह्वान को स्वीकार किया, लेकिन उसके लिए उन्हें अलग अलग रखते थे। कैसे थे? सभी समाज तो हिस्सा ले रहे थे, सभी वर्ग पूरे कोशिश में थे कि आपका हिस्सा इसमें लिया जाए, ठीक, और कुछ रिजल्ट भी निकले। लेकिन इन सभी का जो आह्वान था, वो समूहन था, वो सारी चीजें इसमें देखने को थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंदोलन को देखते हैं थोड़ा, शहरों में क्या कंडीशन थी इस आंदोलन। कह रहे हैं आंदोलन की शुरुआत शहरों के मध्यम वर्ग के हिस्से से साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए, हेड मास्टरों ने आपका शिक्षा से इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा कई प्रांतों में चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास एवं गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी में काउंसिल में प्रवेश के जरिए वे अधिकार मिले जिन्हें सामान्य रूप से केवल ब्राह्मण को प्राप्त थे। ऐसी पार्टी ने चुनाव पर बहिष्कार किया, यानी कि हम लोग क्या करें, अब हम लोग भी आपका चुनाव में नहीं लड़ेंगे, ठीक। आर्थिक मोर्चे पर सहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय था। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकान की पैकिंग की गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 और 20 के बीच विदेशी कपड़े का आयात आधा हो गया। इसकी कीमत का करीब 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने में विदेशी पैसे से लेने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला तो आयात पर कपड़ा छोड़कर केवल लोग कपड़े के पहने लगे। भारतीय कपड़े मिल हस्तकरघा का उत्पादन बढ़ने लगा। अब आप जब भारतीय चीजें पहनोगे तो ऑब्वियस बात है कि तो भारतीय जो हस्तकरघा हैं उन्हीं की चीजें कैसी होंगी, बढ़ेंगी, और उन्हीं का ही आपको प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगा और उन्हीं का जो उत्पादन है वो आपको देखने को मिलेगा। देख लिया? चलिए तो एक बार पूरा को देख लीजिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिए, फिर इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कह रहे कि कुछ समय बाद ये आंदोलन कैसा था, धीरे धीरे आपका हल्का पड़ने लगा। अब कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन आपका धीमे पड़ने लगा था। अब कैसा हो गया, शहरों में यह आंदोलन क्या पड़ गया, आपका धीमा पड़ गया। कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़े के मुकाबले प्राय महंगा था।
यानी कि खादी कपड़ा जो हम लोग जो भारतीय मिल बना रही थी, यार एक तो वो महँगा था, तो लोग उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे। फिर गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। कपड़े मिल के वहाँ कपड़े लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? कपड़ा जो मिल हैं, वो कैसे इसको बहिष्कार करें? एक ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार की समस्या से पैदा हो गई। अब आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थान का होना ज़रूरी था। ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। वैकल्पिक साधन संस्थानों की अदालत हो। प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी एवं शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे, वकील दोबारा अपनी अदालतों में दिखाई देने पड़े, पढ़ने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आंदोलन धीरे-धीरे आपका कमज़ोर हो गया। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक? देखिए, इस प्रकार से इस आंदोलन ने धीरे-धीरे जो है अपनी नींव को कमज़ोर किया। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप इसकी कंडीशन देखोगे, तो आपको थोड़ी-सी और अलग दिखाई देगी। देखिए, एक शब्द आया था पेक पेक्डिंग, जहाँ का जिसका मतलब होता है विरोध करना। ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान या फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ते को रोक लेते हैं। आपने कहीं जाकर रोक लिया, कोई धरना प्रदर्शन कर दिया और जहाँ पर लोग अंदर ना घुस पाएँ, उसको बोलते हैं पेक्टिंग, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए, अब कह रहे हैं उसी समय 1920 में क्या था, आप स्कूल के विद्यार्थी और विद्यार्थियों में असहयोग से जुड़ने का आह्वान किया और एक एक पोस्टर बनाइए कि अगर आप उस समय होते और आपको उस समय इस आंदोलन में जुड़ने के लिए बोलते, तो आप एक कैसा पोस्टर बना, थोड़ा सोचना है आपको और एक पोस्टर भी आपको बनाना है, तो होमवर्क के रूप में दिया है। चलिए देख लीजिए एक बार। इस तरह से हमने देखा कि भारत में कैसे असहयोग आंदोलन चला, कैसे खिलाफत चला, कैसे असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से चालू किया गया। सरकारी अस्पताल, स्कूलों, कॉलेज, विद्यालयों और टैक्स देने, व्यापार में कर लेने, मील, कपड़े का कैसे विरोध किया गया, इन सभी को देखा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।